चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो जो चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, पेज नंबर 111 111 निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, निकाल दिया आपने? तो देखिए, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। कोई भी केस स्टडी से रिलेटेड कोई भी जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में आपको लाइन अगर ये मिलती है, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म, तो आपने आंसर देना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या आंसर देना है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। शेयरिंग वर्क एंड अथॉरिटी बाय ए सुपीरियर विद हिज सबॉर्डिनेट। सुपीरियर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी शेयर की गई है। डेलीगेशन में आपने पढ़ा था, तो डेलीगेशन आ जाएगा। सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सभी लेवल पर अथॉरिटी का डिस्पर्सल करना डिसेंट्रलाइजेशन में आता है। किसमें आता है? डिसेंट्रलाइजेशन में आता है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पर जो अथॉरिटी है उसका कंसंट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइजेशन में आता है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। एक सुपीरियर के द्वारा जो सबॉर्डिनेट, कितने सबॉर्डिनेट को मैनेज किया जा सकता है, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में आता है। किसमें आता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर में आता है। और ग्रुपिंग सिमिलर जॉब इनटू लार्जर डिविजनल डिपार्टमेंट जो बनाते हैं डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, तो ये थे इसके की पॉइंट। अब हम इसके केस स्टडी क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, जो केस स्टडी क्वेश्चन है, देखो आप सबसे पहले पेज नंबर 114 पे एनसीईआरटी बुक के दे रखे हैं, तो इनको स्टडी करेंगे हम। देखिए, नेहा रन ए फैक्ट्री wherein she manufacture shoes. The business has been doing well and she intends to expand by diversifying into leather bags as well as western formal wears, thereby making her company a complete provider of corporate wear. This will enable her to market her business unit as the one-stop shop for working women. Which type of structure would you recommend for her expanded organization and why? देखिए बेटा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के दो स्ट्रक्चर बताए हैं, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में फंक्शंस के आधार पे, जैसे प्रोडक्शन है, आपका परचेज है, फाइनेंस है, मार्केटिंग का है, वो फंक्शंस के बेस पे हो गया। लेकिन दूसरा डिविजनल जो होता है कि जब हम प्रोडक्ट, जैसे एक या दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपका कॉस्मेटिक का है और कोई दूसरा प्लास्टिक्स वगैरह का प्रोडक्ट लेके चलते हैं, या और कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, उनका डिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर उनके फंक्शंस के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना है। The production manager asked the foreman to achieve a target for production of 200 units per day, but he does not give him the authority to requisition tools and material from the store department.
Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? देखिए सबसे पहला आंसर देखें नो। मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, उसको पूरा करने के लिए आपको कोई ड्यूटी दी, मैंने उसको पूरा करने के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते, नहीं किया आपने, उसके लिए आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हम किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए उसको अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट देखेंगे, ए मैनेजर enhance the production target from 500 to 700 unit per month, but the authority to draw raw material was not given। कोई क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है। The production manager could not achieve the revised production target, who is responsible? Responsible कौन है? जिसने अथॉरिटी नहीं दी वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिसको अथॉरिटी, लेकिन जो उसका मैनेजर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। A company has क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या कहा कि अथॉरिटी नहीं दी उसको, इसलिए मैनेजर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, इसलिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें एक कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। ए कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, manufacturing unit at Gurgaon and marketing and sales department in Faridabad. The company manufactures the consumer products. Which type of organizational structure should it adopt to achieve its target? तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड़गांव में है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा सबसे पहले तो अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, कोई कहीं बना रखा है, कोई तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया ये, और उसके बारे में आपने बताना है क्योंकि डिफरेंट लोकेशन बताई हुई है, कोई गुड़गांव में है, कोई फरीदाबाद में है, ठीक है। तो अलग अलग उसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपने इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना। दूसरा देखेंगे इसमें, इसको दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी शुड अडॉप्ट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर एज इट्स वन प्रोडक्ट कंपनी एंड विल बी एबल टू हैंडल इट्स ऑपरेशन थ्रू ए फंक्शनल स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शंस बीइंग परफॉर्म एंड मैनेज ए डिफरेंट लोकेशन। कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी अडॉप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही तरह का प्रोडक्शन कर रही है तो उसे ज्यादा एक्सपेंसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक तरह का भी फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको भी अडॉप्ट कर सकती है। अब ये लाइन क्यों दी है? क्योंकि इसमें लिखा है कि उसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो डिविजनल के बारे में भी क्योंकि अलग अलग लोकेशन है, और फंक्शनल के बारे में क्योंकि एक तरह का प्रोडक्ट है इसलिए फंक्शनल भी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज हैज बीन एंजॉयिंग गुड मार्केट रेपुटेशन। इट हैज ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर with separate department for production, marketing, finance, human resources, research and development. Lately, to use its brand name and also to cash on new business opportunity, it is thinking to diversify into manufacture of new range of electronic toys for which a new market is emerging. Prepare a report regarding organizational structure giving concentrate region with regard to benefits of company will derive from
डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अलग अलग उन्होंने कि मतलब जो यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं और मार्केटिंग रेपुटेशन को बढ़ाना है, तो इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट करेंगे और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपने इसमें बताने हैं। एक कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक विच हैज एंजॉयड ए प्री-एमिनेंट position in business has grown in size. Its business was very good till 1991, but after that, new liberalized environment has seen entry of many MNCs in the sector, with the result that market share of X Limited has declined. The company had followed a very centralized business model with directors and divisional heads making even minor decisions. Before 1991, this business model has served the company very well as consumers had no choice. But now the company is under pressure to reform. What organizational structure change should the company bring about its order to retain its market share? How will the change suggested by you help the firm? Keep in mind that the sector in which the company is FMCG. तो देखिए इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है। तो कंपनी को सबसे पहले तो जो अपनी अथॉरिटीज हैं उनको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी जब वो डिसेंट्रलाइज करेगी, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो कंपनी जो है प्रोग्रेसिव होगी। उसके बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन जो आपने पॉइंट दिया है, उस पॉइंट्स के आपने बेनिफिट बताने हैं कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जिससे कि कंपनी जो है आगे प्रोग्रेसिव हो सके। ठीक है,